नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ पर आज हम बात करने जा रहे हैं SIR के बारे में। इसी चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी साहब। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह की SIR इस समय चल रही है और क्या कुछ खामियां थी और क्या कुछ उनके द्वारा पहल की गई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। SIR के लिए क्या कुछ अपडेट्स आपके पास मौजूद है? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग ने इसलिए लागू की थी क्योंकि कई जगह डुप्लीकेट वोट हैं, कई जगह लोग मर चुके हैं लेकिन उनका वोट अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के खामियां जो सिस्टम में आ गई थी, लिस्ट में आ गई थी, उनको दूर करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है। लेकिन जो ये एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। पहले तो हमने देखा है कि जब भी मतदाता दिवस आता है तो चुनाव आयोग उसका बहुत प्रचार प्रसार करता है, लेकिन आज इस एसआईआर प्रक्रिया को करीब करीब 1 महीना से ज्यादा हो गया है, कोई भी प्रचार प्रसार चुनाव आयोग की तरफ से देखने को नहीं मिला है, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से, ना ही टीवी के माध्यम से, ना ही अखबार के माध्यम से। तो ये मुझे जो विरोधाभास है कि आप मतदाता दिवस पर तो बहुत प्रचार करते हैं और हर जो माध्यम है मीडिया का वो आप अपनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है जिसमें लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप फॉर्म जरूर भरें। आप ही देखिए कि अभी कोविड गया है तो उस पर एक रिंग आती थी सभी मोबाइल्स में जब हम डायल करते थे कि आप कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। क्या ये इस बार एसआईआर के लिए नहीं किया जा सकता था कि हमें रिंगटोन आती और कहा जाता कि हर मतदाता को एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी है और ये आपका नैतिक दायित्व है, तो कोई रिंगटोन का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग की बहुत ज्यादा खामियां रही हैं। एक खामी ये भी है कि चुनाव आयोग जो फॉर्म भरवा रहा है वो पूरा का पूरा फॉर्म हिंदी में है, लेकिन बीएलओ इसको अंग्रेजी में अपलोड कर रहे हैं, जिससे स्पेलिंग मिस्टेक के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर चुनाव आयोग ये कह देता कि हिंदी के साथ साथ इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भी भरना है, तो हम समझते हैं कि जो ड्राफ्ट आ रहा है 16 दिसंबर को और जो फाइनल लिस्ट आ रही है 14 फरवरी को, उसमें जो नामों की मिस्टेक्स है वो कम हो जाती अगर चुनाव आयोग एक निर्देश दे देता उस पर कि आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भी ये फॉर्म भरना है। दूसरा ये कि जब हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं अपना एसआईआर फॉर्म पर, तो हमें मैसेज क्यों नहीं आता है? जब बीएलओ इसको अपलोड करता है तो एक मैसेज आना चाहिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में सबमिट हुआ है, ऐसा एक मैसेज आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है। अगर शायद हमें एसएमएस आता तो हमें पता लगता कि हमारा फॉर्म शायद अगर ऑप्शन 3 में सबमिट हुआ है तो हम जो दस्तावेज मांगे जाते 16 तारीख के बाद, 16 दिसंबर के बाद, उनकी हम तैयारी कर लेते। आज हमें ये नहीं पता कि हमें हमारा फॉर्म किस ऑप्शन में सबमिट हुआ है। तीसरी चीज ये कि देखिए, जब भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो रहा है तो एकदम से हमारा फॉर्म सबमिट होते ही बीएलओ के पास चला जाता है, बीएलओ उसको वेरीफाई करके आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम अपना फॉर्म प्रिंट आउट उसका लेना चाहें, उसका प्रिंट आउट को कोई इंतजाम नहीं किया गया। मेरा फॉर्म मुझसे गायब हो जाता है, बीएलओ के पास चला जाता है, लेकिन मेरा फॉर्म अगर मैं प्रिंट आउट करना चाहूं फर्दर रेफरेंस के लिए तो मेरा फॉर्म मेरे पास नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, जो ऑफलाइन फॉर्म है जिसको बीएलओ अपलोड कर रहा है, उसमें वो क्या स्पेलिंग भर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन भर रहा है, मुझे नहीं पता। क्या चुनाव आयोग को ये एक तरीका नहीं अपनाना चाहिए था कि मेरा फॉर्म एपिक नंबर डालते ही इंटरनेट पे आ जाए, वो एडिट ना कर सकूं मैं, लेकिन कम से कम मेरा फॉर्म दिखे तो एक प्रीव्यू देखने को मिले, तो मुझे पता भी लग जाएगा कि क्या बीएलओ ने सही तरह से फॉर्म भरा है, नहीं भरा है। अगर सही तरह से नहीं भरा है तो मैं बीएलओ के पास जाके अपनी शिकायत कर सकता हूं कि आपने मेरे माता पिता के नामों में मिस्टेक कर दी है। इसी तरह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आप ये देखिए कि 4 नवंबर को यह प्रक्रिया लागू हुई थी, उसके बाद करीब 25 नवंबर को एक नई लिस्ट आती है 2003 की, जिससे हम लिस्ट कह रहे हैं, जिसको चुनाव आयोग ने कहा था कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली लिस्ट आई थी कि जो हार्ड कॉपी थी 2003 की लिस्ट की, उसके आपने फोटो खींचे और पीडीएफ बना दिया, जिसमें बहुत सारे पेजेस पे सीरियल नंबर नहीं थे, कहीं भाग संख्या नहीं थी। तो हाँ, तो उसकी निंदा हुई कि किस तरह की लिस्ट दी है। उसका सुधार चुनाव आयोग ने यह किया कि शायद एआई की मदद ली होगी। मुझे तो ये लगता है कि एआई की मदद लेके एक लिस्ट तैयार की और करीब 20 दिन बाद, जब ये प्रक्रिया लागू हो गई है, तो मिड कोर्स करेक्शन किया। 20 दिन बाद 25 नवंबर को एक लिस्ट आती है जिसमें और भी ज्यादा करेक्शन है, और बहुत सीरियल नंबर गायब है, मतदाता के नाम गायब है, मतदाता और वल्दियत सेम है ना, और बहुत कई जगह फीमेल, बिल्कुल कई जगह मेल और फीमेल के वोट एक ही सीरियल नंबर पे हैं। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। उसके बाद हम लोगों ने मांग की कि इस लिस्ट की सफाई होनी चाहिए, दूसरी लिस्ट आनी चाहिए। अब चूंकि मैंने चुनाव आयोग को शिकायत की थी ईमेल के माध्यम से, और जो इन्होंने 1950 और एक इन्होंने ईमेल आईडी दिया था complaints@eci.gov.in करके एक ईमेल दिया था जिसपे मैंने शिकायत की थी। अभी मुझे कुछ दिन पहले
पटियाली के जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वहां से मुझे फोन आया कि जो आपने शिकायत की थी उसके आधार पर जो पहली लिस्ट आई थी 2003 की, उसी के आधार पर एक नई लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें गलतियां कम है। हम 1-2 दिन में लखनऊ भेज चुके हैं, 1-2 दिन में ये अपलोड हो जाएगी। तो इसका मतलब अब तीसरी लिस्ट आने वाली है। अब तीसरी लिस्ट के हिसाब से होगा, और ज्यादा भ्रम फैलने की स्थिति है। पता नहीं वो कैसी लिस्ट आएगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी लिस्ट आए जिससे ज्यादा जो नाम है मतदाताओं के वो मैच हो जाएं, यानी मैपिंग हो जाए, ताकि मतदाताओं का ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 में आए। अब हो ये रहा है कि क्योंकि मैपिंग नहीं की गई है प्रॉपर तरीके से, मैचिंग नहीं की गई है, लिंकिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि मैं केस तो हूं ऑप्शन नंबर 1 का कि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में है, या मैं केस हूं ऑप्शन नंबर 2 का कि मेरा नाम नहीं है लेकिन मेरे माता पिता दादा दादी का नाम है, तो ऑप्शन 2 का केस हूं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आपको दस्तावेज नहीं देने हैं, लेकिन मैपिंग नहीं की है चुनाव आयोग ने, जिसका खामियाजा वोटर को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बीएलओ मैपिंग नहीं हुई तो बीएलओ तीसरे ऑप्शन में डाल दे रहे हैं। तीसरे ऑप्शन का मतलब है कि आप डाउटफुल वोटर हैं और आपको 16 दिसंबर के बाद दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो बहुत सारी बड़ी संख्या में मुझे ज्ञात हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या में बीएलओज ने तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसको दबाया है, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा, परिणाम ये होगा कि ज्यादातर लोगों के एसडीएम की तरफ से, ईआरओ की तरफ से नोटिस आएंगे और उन्हें दस्तावेज देने पड़ेंगे, बावजूद इसके कि ऑप्शन नंबर 1 का केस थे, वो ऑप्शन नंबर 2 का केस थे, उनको दस्तावेज नहीं देने थे। ये तो प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। लेकिन खास बात एक चीज और नजर आ रही है यूआईडीआई की तरफ से, जो आधार बनाने वाली जो संस्था है, अब जो लोग अपना मोबाइल नंबर आधार में मैप करा रहे हैं, इससे हट करके और इससे जुड़ा हुआ ही सवाल मैं आपसे करूंगा, जिसमें कि लोग अपडेट कराते हैं, उसके बाद उसके जो पीछे एड्रेस में फादर्स नेम या जो भी होता है वाइफ केयर ऑफ करके, वो नहीं आ रहा है अब। तो एक तरफ तो आधार सब कुछ है और एक तरफ आधार कार्ड कुछ नहीं है। इस पर क्या चर्चा करेंगे और इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको संशोधन कराने के लिए आप काम करेंगे? देखिए, सरकार और जो चुनाव आयोग है, इनकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप आधार नंबर मांग रहे हैं और कई जगह आपने कहा है कि वो ऑप्शनल है, लेकिन ज्यादातर लोग दे रहे हैं, और उसके बाद आप आधार को कहते हैं कि वो पहचान या आपकी पहचान का दस्तावेज नहीं है। हालांकि बिहार में सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लोग, और बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मानना पड़ेगा। अभी यूपी के बारे में संशय है, क्योंकि जो फॉर्म है उस पे जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें आधार का जैसे ही पॉइंट आता है तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा सा संशय है उसमें। इसको चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बिहार के बारे में वो तो पूरे देश में लागू होता है, वो 12 राज्यों में भी लागू होगा जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो उसको सवाल इसी बीच में, जैसे 18 साल का जो भी व्यक्ति है वो एक मतदाता श्रेणी में आ जाता है, अब वोटर कार्ड जो है वो केवल पीओआई बताया जाता है, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जाएगा, जबकि मतदाता का अधिकार उसको केवल 18 वर्ष पे ही मिला है। इसमें भी भ्रम फैला हुआ है लोगों। देखिए, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि आप आधार पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल आती है, और आधार का आप मान नहीं रहे हैं, है ना। 10th क्लास कर लेते हैं हम, 10th क्लास का मानना चाहिए, लेकिन आप कभी कभी वो भी नहीं मानते और कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को जन्म प्रमाण पत्र है? जो लोग आज बूढ़े होने वाले हैं, जो बुजुर्ग अवस्था में हैं, क्या उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है? तो इस डीओबी को लेके, डेट ऑफ बर्थ को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आप कौन सा दस्तावेज मानेंगे, ताकि लोग उसी तरह से अपनी तैयारी कर लें। आप जन्म प्रमाण पत्र मानेंगे, आप आधार को मानेंगे, आप जो है 10th क्लास की मार्कशीट को मानेंगे, आप किस चीज को मानेंगे? कम से कम ये मतदाताओं को और हमारे जो भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा दस्तावेज डेट ऑफ बर्थ के लिए इस्तेमाल होगा और कौन सा दस्तावेज उनकी नागरिकता के लिए इस्तेमाल होगा। जब मैं एक और बात बता दूं, जब आधार आया था तो हम मान के चल रहे थे कि आधार हमारी नागरिकता का प्रूफ होगा। अब कह दिया गया कि ये सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ है, आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 1995 से लेकर अब तक पहचान पत्र बनाए थे, और वोट उसी का बनता है जो नागरिक हो। अब कहा जाता है कि वो भी नहीं मानेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन खुद के द्वारा बनाया गया जो एक सबूत है, पहचान पत्र है, अब उसी को नहीं मान रहा है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलत बनाया है और इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। वोटर की क्या गलती है इसके अंदर? तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेके बहुत ज्यादा संशय है लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नागरिकता का डॉक्यूमेंट कौन सा है या डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट कौन सा है। बहुत ज्यादा संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर संशय रहेगा तो आपाधापी रहेगी लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं जो है वो अविश्वास की जो है वो भावना होगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट माने, कौन सा डॉक्यूमेंट ना माने।
मैं चुनाव आयोग से इतना कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट आप मानेंगे, और आधार के कार्ड के बारे में आप जितनी जल्दी स्पष्टीकरण देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 16 दिसंबर अब नजदीक आ रहा है। 16 दिसंबर को पहली ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी और बहुत लोगों के पास आधार कार्ड हैं। अगर आप आधार कार्ड को उसके अंदर मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इसका जल्दी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर आप जल्दी इसका स्पष्टीकरण दे देंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत लोग परेशानी से बच जाएंगे। सर एक बात और, यहाँ पर आधार कार्ड जब बनाते हैं तो आधार कार्ड के माध्यम से ही पैन कार्ड बनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और पैन कार्ड जो होता है वो डीओबी का प्रूफ माना जाता है। देखिए, आधार के बारे में ये कहते हैं लोग कि ये वैकल्पिक है, आपको नहीं देना है, लेकिन आधार कार्ड को हर जगह जो है वो कंपलसरी बना दिया जाता है। अब जैसे आपने एक उदाहरण दिया, उसका एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूं कि मूल्य निवास बनाएंगे तो उसके लिए आधार जरूरी है, और आधार बनाएंगे तो उसके लिए मूल्य निवास जरूरी है। तो कार्यकर्ता ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, या जो हमारा नागरिक है वो गोल गोल घूमता रहता है, उसे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सरकार को अपनी जो पॉलिसीज है उसको स्पष्ट क्लियर बिल्कुल करनी चाहिए। अब आप देखिए कि आधार के लिए मूल्य निवास जरूरी है, मूल्य निवास के लिए आधार जरूरी है, वो कोई नहीं बन पाएगा उसका डॉक्यूमेंट, वो ऐसे घूमता रहेगा। तो स्पष्टता बहुत ज्यादा जरूरी है दस्तावेजों के अंदर। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस चल रही है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक है। जिसके डॉक्यूमेंट हैं, जिसका 2003 से लिंक हो गया वो तो मतदाता है, जिसका लिंक नहीं हुआ या जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो मतदाता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, जो जिनके पास कोई घर नहीं है। क्या चुनाव आयोग उसके बारे में भी सोचेगा? उनके बारे में क्या प्रावधान चुनाव आयोग ने बनाया? अभी तक हमारे बारे में स्पष्टता इसके बारे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिटेंशन सेंटरों के लिए कह दिया गया है। देखिए, इस पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी मैं पूरे का पूरा जो अपना दिमाग है वो एसआईआर पे केंद्रित मैंने रखा हुआ है, और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके बारे में जागरूकता नहीं फैलाई है, लेकिन हम एक समाज सेवी के रूप में एक जागरूकता फैलाने काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उनके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो लोग खुद अपने फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारा का पूरा जो ताकत है और जो हमारी शक्ति है वो हम जागरूकता पैदा करने पे लगा रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप एसआईआर का जो ड्राफ्ट 16 दिसंबर को आ रहा है उसमें आपका नाम आना जरूरी है, उसके बाद दावे आपत्तियां और दस्तावेज पेश होते रहेंगे, लेकिन अगर आप फॉर्म ही जमा नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए हम पूरा का पूरा जोर अभी इस बात पे लगा रहे हैं कि जितने भी फॉर्म एसआईआर के बटे हैं वो सभी के सभी फॉर्म बीएलओ के पास आ जाएं और बीएलओ उसको अपडेट कर दें। तो हम इस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं, और हम समझते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, हम टिर्री के माध्यम से या ऑटो रिक्शा के माध्यम से हम लोग जगह जगह गए हैं और लोगों को अवेयर करने का काम किया है। हम ये समझते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने पूरी कोशिश की है अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाने की। अब बाकी मतदाताओं के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से लेते हैं, और बीएलओ की भी हमने मदद की है जागरूकता फैलाकर। बहुत सारे बीएलओ को भी इस चीज से फायदा हुआ है। जब हम लोगों के गली गली गए कि आप फॉर्म जमा कीजिए, बीएलओ उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हमने जागरूकता फैलाई और इसके बारे में बताया कि कितना अहम मुद्दा है ये, तो लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। और आगे भी मैं समझता हूं कि 11 तारीख जो कि अभी आने वाली है, 11 तारीख तक और भी फॉर्म जमा हो जाएंगे। चुनाव से आपने क्या क्या कदम उठाए इसको संशोधन करने के लिए, अपडेट्स करने के लिए, लोगों को बताएं। देखिए, चुनाव आयोग से हमने सबसे पहले मांग की थी कि जो ये बीएलओ ऐप है इसके अंदर एडिटिंग का ऑप्शन आना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दिया, और आज एडिटिंग ऑप्शंस हैं जिसमें अगर ज्यादातर 3 ऑप्शन में डाले हुए हैं, तो आज बीएलओ इसको ऑप्शन 1 में भी कर सकते हैं और ऑप्शन 2 में भी कर सकते हैं, ये देखकर कि कौन सा रिश्ता मैच कर रहा है, माता पिता दादा दादी का मैच कर रहा है, तो उसको ऑप्शन 1 या 2 में डाल सकते हैं। इसी तरह से वो और भी चीजें कर सकते हैं। चुनाव आयोग को हमने सबसे पहले मांग की थी कि जो लिस्ट आपने अपलोड की है 2025 नवंबर और 26 नवंबर की रात में, वो काफी उसमें गलतियां हैं, इनको सुधारा जाए। तो जैसा मुझे फोन आया चुनाव आयोग की तरफ से कि हम उन गलतियों को सुधार के एक नई लिस्ट लेकर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि जो नई लिस्ट आएगी वो गलतियों से मुक्त होगी और मतदाता का जो मैचिंग है या मैपिंग है वो हो पाएगी, और ज्यादातर मतदाता 3 नंबर ऑप्शन से निकलकर 1 नंबर में आ जाएंगे या 2 नंबर में आ जाएंगे। अपने नेताओं पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और अपना एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और ऐसे दौर में, इस दौर में आप देख रहे होंगे कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है। इस समय चुनाव भी चल रहा है और आप ऐसे में चुनाव मैदान में हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपका मैंने बैनर देखा हुआ है। किस तरह से मेहनत कर पा रहे हैं, और फिर अपने फील्ड में कर पा रहे हैं या सब जगह कर पा रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं चुनाव पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। अभी मेरी पूरी की पूरी जो एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है, वो मैं एसआईआर पे लगा रहा हूं। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे आपसे। अभी वक्त मैं समझता हूं कि एसआईआर के बारे में चर्चा करने का है और जागरूकता फैलाने का है। चुनाव पर फिर कभी और चर्चा कर लेंगे आपसे।
ये थे अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो कि लगातार पटियाली विधानसभा क्षेत्र से लेकर के जनपद कासगंज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं एसआईआर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन आप भी स्वयं जागरूक बनिए, क्योंकि जिस तरह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ आधार कार्ड कुछ नहीं है और आधार कार्ड से ही सारी चीज होती है। एक तरफ आधार कार्ड यूपी गवर्नमेंट ने डेट ऑफ बर्थ के लिए उसको निष्क्रिय बना दिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाएगी, उसके लिए आपको पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इस तरह से अवेयर रहना है। क्योंकि आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो उसमें डीओबी का वो काम करेगा। इसी तरह से लोगों में जिस तरह से नई शादियां हुई हैं, उन लोगों के जो पत्नी है उनके नाम में उनके डॉटर ऑफ होता है। तो आप अपने मूल निवास में संशोधन कराइए और तमाम तरह की जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर बने रहिए। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।